बेटा हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं and we connect these three components in series across a source of EMF. These components of R, L and C, और जो हमने EMF अप्लाई की थी that is E नॉट sin ओमेगा t. कुछ काम दिया था कल मैंने, सिर्फ 2 बच्चों ने करके भेजा है मुझे अभी तक, तो मुझे लगता नहीं कि कोई अभी भेज रहा होगा, इसलिए एक मयंक और एक कृष्णा, कुछ आपको यूनिट्स फाइंड करने के लिए बोला था, ठीक है? किसी ने नहीं करा, यही होती प्रॉब्लम। किसी भी सीरीज एलसीआर सर्किट का जो इंपीडेंस है इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर. Impedance of a series LCR circuit is square root of R square plus XL minus XC whole square. इसमें हमने ये तो देख लिया कि अगर XL XC से बड़ा है या XC XL से बड़ा है तो Z तो सेम ही रहेगा, लेकिन बेटा इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है विच इज कॉल्ड एज द रेजोनेंस कंडीशन. रेजोनेंस कंडीशन वो है जब XL और XC बराबर होते हैं. बेटा जब ये इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, इसी में हमने ये भी देखा था that tan phi is equal to XL minus XC divided by R. Hope you remember this. अब अगर XL और XC बराबर है, मतलब रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस is equal to the capacitive reactance. इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर है. बेटा अगर XL और XC बराबर हैं, देखो तो Z कितना बनेगा? पहली चीज Z will be equal to square root of R square plus 0. That means Z is equal to R. एक चीज tan phi कितना बन जाएगा? XL minus XC by R है, so that will be equal to 0. tan phi will be equal to 0. तो ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं. एक तो हो गया कि रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन होती है जब इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं. दूसरा ये हो गया कि रेजोनेंस कंडीशन में देखो क्या होता है, एट रेजोनेंस बहुत सारे तरीकों से हम डिफाइन कर सकते हैं. देखो हर एक फ्रीक्वेंसी पे ये जो Z की वैल्यू है ये R में कुछ ऐड हो रहा है. देखो R स्क्वायर में कुछ ना कुछ ऐड होगा बिकॉज दिस नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव नंबर. चाहे XL XC से बड़ा है, चाहे XC XL से बड़ा है, ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा. सो दिस विल बी पॉजिटिव नंबर. तो R स्क्वायर में जब कुछ ऐड होके स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो तो R से ज्यादा ही आएगा, लेकिन सिर्फ एक बार Z R के बराबर है, इससे कम कभी भी नहीं आ सकता, क्योंकि आपको बताया था जो रेजिस्टेंस है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है. रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो R will remain same and that is why XL और XC तो इक्वल एंड अपोजिट हो सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बट R will remain as it is. हर एक फ्रीक्वेंसी पे Z R से बड़ा होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये बराबर होता है, उसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. इस कंडीशन को हम रेजोनेंस कंडीशन बोल रहे हैं. तो एट रेजोनेंस होता क्या है, देखो अगर Z R के बराबर है तो इसका मतलब इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम. Impedance of the circuit is
द सर्किट हैज मिनिमम इम्पिडेंस। दूसरा, बेटा अगर इम्पिडेंस मिनिमम है, सोचो अगर इम्पिडेंस मिनिमम है तो सर्किट में करंट मैक्सिमम होगी। सो ऐसे भी बोल सकते हैं एट रेजोनेंस द करंट, कौन सी करंट, यहां जो फ्लो कर रही है आई, थ्रू द LCR सर्किट इज मैक्सिमम। इसलिए बेटा जब भी आप कभी आपको बोला जाए मैक्सिमम करंट निकालो, सो दैट वुड बी इक्वल टू E नॉट डिवाइडेड बाय R, ये याद रखना आपने, क्योंकि मैक्सिमम करंट क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF इज E0, और मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम इंपिडेंस, तो मिनिमम इंपिडेंस जो है वो Z है, इससे कम कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है। और वो कब है, जब XL और XC बराबर है। तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, कोई भी बड़ी सी इक्वेशन दे रखी है, बड़ी सी स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन अगर ये बोला है कि मैक्सिमम करंट निकालो, तो आप देखोगे पीक वैल्यू कितनी है और ये रेजिस्टेंस कितना है, इनकी जरूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसीज की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट राइट E नॉट बाय R। नंबर 3, हम ये भी बोलेंगे, देखो Z अगर R के बराबर है तो ये बोल सकते हैं कि एट रेजोनेंस, तीसरा पॉइंट, द सर्किट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें क्या होता है, सर्किट एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, Z इक्वल्स टू R। रेजोनेंस कंडीशन वो भी होती है जब सर्किट एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, या ऐसे भी बोलो एट रेजोनेंस द फेज डिफरेंस between EMF and current is zero. At resonance, the phase difference between EMF and current is zero. ठीक है, और वो ऑब्वियसली होना भी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस में when we have a pure resistance, there is no phase difference between EMF and current. तो उस सर्किट को अगर हम रेजिस्टिंग प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल रहे हैं क्योंकि Z R के बराबर है, उस सर्किट को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बोल रहे हैं, तो रेजिस्टेंस में तो EMF और करंट सेम फेज में होते हैं। सो दैट इज व्हाई वी से देयर इज नो फेज डिफरेंस। सेम फेज में होते हैं मतलब देयर इज नो फेज डिफरेंस, ठीक है। ये सब रेजोनेंस के ही स्पेसिफिकेशंस हैं। तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि आपको पता है बेटा XL भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, XC भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, द फ्रीक्वेंसी एट विच, ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये छोटा सा एक डेरिवेशन आएगा, द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल टू XC, आप पूरा लिख ले चाहे, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इज नाउन एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जिस फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बराबर होते हैं उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और हम इसका एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। देखें, वी नो XL क्या है, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। XL का एक्सप्रेशन क्या है, XL इज ओमेगा L, और XC क्या होता है, 1 बाय ओमेगा C। तो जब XL और XC बराबर होंगे, दोनों को इक्वेट करो, व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो हम लिखेंगे ओमेगा L इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ओमेगा स्क्वायर क्या बनेगा, 1 बाय LC, तो ओमेगा क्या हो गया, 1 बाय रूट LC। लेकिन ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, इक्वल टू 1 बाय रूट ऑफ LC। तो यहां से आपके पास न्यू का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इस न्यू को, इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं।
और ध्यान से देखना बेटा, ये जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है इसके एक्सप्रेशन में रेजिस्टेंस नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर। तो ये भी आपका 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा कभी, कि एक एलसीआर सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और बोलेंगे बताओ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आएगी, कोई चेंज नहीं आएगी, क्योंकि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती ही नहीं है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज ऑफ एल एंड सी। नोट कर लीजिए इसको पहले, ठीक है। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, देखो इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्निकली क्या इंपॉर्टेंस इसका, कहाँ हम इसको यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में। ये जो वर्ड रेजोनेंस है, रेजोनेंस वर्ड का मतलब है मैचिंग। जब भी बोले उनका रेजोनेंस है मतलब दे मैच, कि उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, उनका रेजोनेंस अच्छा है या उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, इट्स वन एंड द सेम थिंग। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो इंडक्टर पे और एक कैपेसिटर पे। बेटा किसी भी रेडियो में या टीवी में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होती है जिसे बोलते हैं ट्यूनिंग सेक्शन या रेजोनेंस सेक्शन बोलते हैं, कॉमनली हम उसको ट्यूनिंग सेक्शन बोलते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, जिसे हम डिफरेंट स्टेशंस को ट्यून करते हैं। जैसे अगर एक सिंपल रेडियो की बात करें, एक नॉब होती है, वो नॉब घुमाते हैं, दूसरा चैनल आ जाता है, दूसरा स्टेशन आ जाता है, ऐसा टीवी में भी है, ठीक है। आजकल कल तो हम डिजिटली करते हैं, अदरवाइज पहले एनालॉग टीवी जब होता था तो उसमें हम नॉब घुमाते थे और स्टेशन चेंज हो जाता था। बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप इस चीज को पढ़ेंगे। हमारे जितने कम्युनिकेशन सिग्नल्स होते हैं ना, डिफरेंट रेडियो स्टेशन या डिफरेंट टेलीविजन टीवी स्टेशन जो होते हैं, ये सिग्नल एटमॉस्फेयर में लॉन्च किए जाते हैं और हर एक चैनल की, हर एक स्टेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले लें, 91.9 मेगाहर्ट्ज है, दिस इज फ्रीक्वेंसी अलॉटेड टू अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन। किसी दूसरे रेडियो स्टेशन को दूसरी फ्रीक्वेंसी अलॉटेड होगी जिस फ्रीक्वेंसी पे वो ट्रांसमिशन कर रहा है, मतलब वो जो अपना सिग्नल लॉन्च कर रहा है इनटू द एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर में है सारे सिग्नल्स, तो 92.7 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 91.9 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ऐसे और बड़े सारे चैनल्स हैं, बड़े सारे स्टेशंस हैं। सो देयर आर सो मेनी सिग्नल्स, बड़ा हैवी ट्रैफिक है इस एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हमारे मोबाइल सिग्नल, रडार सिग्नल, कम्युनिकेशन सिग्नल बहुत सारे हैं, वी हैव सो मेनी डिजिटल चैनल्स नाउअडेज। तो हर एक चैनल का एक ना एक फ्रीक्वेंसी है जो उसे डिफरेंशिएट करता है फ्रॉम अदर फ्रीक्वेंसीज। अब हमारे रेडियो या टेलीविजन में क्या है बात, अगर हम ट्यूनिंग सेक्शन की बात करें, बेसिक ट्यूनिंग सेक्शन की, क्योंकि अभी हमने कोई डिजाइनिंग नहीं करनी यहाँ, उस बेसिक ट्यूनिंग सेक्शन में क्या होता है, एक इंडक्टर होता है और एक कैपेसिटर होता है ऐसे लगा हुआ। वेरिएबल इंडक्टर बनाना थोड़ा सा कॉस्टली रहता है, सो वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया जाता है, जनरली वेरिएबल कैपेसिटर यूज किया जाता है। दो प्लेट्स होती हैं आपको पता है कैपेसिटर में, एक प्लेट फिक्स होती है, एक मूवेबल होती है, दूर जाएगी डिस्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला पता ना, C = ε0 × A/d, और अगर पास आएगी तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, राइट। अब हम जब ट्यूनिंग करते हैं, अब जब ऐसे सिंपली सोचो नॉब घुमा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं। कैपेसिटर चेंज होने से क्या होगा, इस सर्किट में ये L और C की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। यहाँ एटमॉस्फेयर में बड़े सारे सिग्नल्स प्रेजेंट हैं, इन सिग्नल्स में से किसी एक सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके साथ मैच करेगी। सर्किट की फ्रीक्वेंसी कैसे पता चलेगी कितनी है, L और C के बेसिस पे। तो जो फ्रीक्वेंसी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगी, तो ये बोला जाएगा कि ये जो फ्रीक्वेंसी है या ये जो रेडियो सिग्नल है, दिस इज इन रेजोनेंस विद द सर्किट। सो वो सिग्नल सिलेक्ट हो जाएगा, वो आगे आ जाएगा। बाकी सारे सिग्नल्स जो हैं दे विल बी रिजेक्टेड एंड ओनली वन पर्टिकुलर सिग्नल विल बी सिलेक्टेड। सो ये रेजोनेंस मैचिंग जो है ये ट्यूनिंग सेक्शन में यूज होती है किसी भी बेसिक रेडियो में, टेलीविजन में, जहां हमें डिफरेंट, अगर हम ये ट्यूनिंग सेक्शन नहीं लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा रेडियो एक ही पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर पाएगा,
जो भी वैल्यू यहाँ हमने फिक्स कर दी, बट वी यूज वेरिएबल। आपको मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी एक चीज बताई थी कि एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है वहां, जिससे हम वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहे हैं, हम उसे चेंज करते हैं ना नॉब को, जो वॉल्यूम कंट्रोल स्विच होता है, उसे चेंज करने से क्या होता है, लाउड स्पीकर को करंट कम या ज्यादा मिलती है, क्योंकि हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं या कम करते हैं, तो वो लाउड स्पीकर उसी के प्रोपोर्शनेट साउंड प्रोड्यूस करता है। तो किस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, दैट इज द जॉब ऑफ दिस सर्किट, जिसको इंडक्टिव सर्किट, एलसी सर्किट बोलते हैं वैसे इसको, एलसी ट्यूनर सर्किट बोलेंगे इसको, या ट्यूनिंग सेक्शन बोलते हैं। तो रेजोनेंस का यहां पर इंपॉर्टेंस है, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई दीज सर्किट, दीज कंपोनेंट्स आर इंपॉर्टेंट। कौन से वाले, एलसीआर। फिर देखो बेटा, जब भी हम रेजोनेंस की बात करेंगे तो हमारे पास एक तो ओमेगा, अगर तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी होगी तो ये कैलकुलेट करना है, और अगर फ्रीक्वेंसी पूछी होगी तो ये कैलकुलेट करना है। आपको बेटा हमेशा एल और सी की वैल्यूज दी होंगी, जस्ट पुट द वैल्यूज। बस इस चीज का ध्यान रखना, ये जनरली आपके पास जो एल होगा ना, ये मिली हेनरी में होगा, सो यू हैव टू राइट इट एज 10⁻³ हेनरी। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करिए आज, कैपेसिटेंस जो है वो माइक्रो फेरेड में होगा, और आपको पता है माइक्रो फेरेड 10⁻⁶ फेरेड होते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप ये निकाल सकते हो कि इस सर्किट का ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी कितना है। या कई बार क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एल का वैल्यू फिक्स्ड है, C1 दिया है, C2 दिया है, तो बताओ फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना होगा। तो एक बार हम C1 के लिए न्यू निकालेंगे, क्योंकि एल तो गिवन होगा, वो फिक्स ही है। एक बार हम C2 के लिए निकालेंगे, तो फिर इसमें वैल्यू डाल के हमारे पास एक लोअर फ्रीक्वेंसी, एक अपर फ्रीक्वेंसी, दैट विल बी द बैंडविड्थ। रेडियो में ऐसा थोड़ी कि जितना मर्जी घुमा लो, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ होती है कि यहाँ से जैसे 100 से लेके 500 तक। जैसे अगर हम ये एफएम बैंड्स की बात करें, तो ये एफएम बैंड्स कितने, 88 मेगाहर्ट्ज से लेके 108 मेगाहर्ट्ज तक है। तो जितने भी एफएम स्टेशंस हैं उनको यहीं पे इसी रेंज की फ्रीक्वेंसी अलॉटेड होगी, वेदर इट इज 100.3, 91.7, और पता नहीं कौन कौन से हैं, 92.7, 91.9, है ना। तो सारे इसी पर्टिकुलर रेंज के हैं। तो हम अपने नॉब जो घुमाते हैं ना, एफएम बैंड जो होता है, दैट इज फ्रॉम 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंटल इंपॉर्टेंस देखो क्या है, रेजोनेंस कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करती है, क्योंकि जो Z है वो मिनिमम हो जाता है। ऐसे तो Z का वैल्यू है इतना, R² + XL - XC², लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसपे Z R के बराबर आता है, उसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यू नो द एक्सप्रेशन। बेटा अगर हम फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में एक ग्राफ बनाएं, ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट, एक्सपेरिमेंटली एक ग्राफ बनाया जाए, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में जो ग्राफ है, उस ग्राफ को बोलते हैं रेजोनेंस कर्व। द ग्राफ बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड करंट इज नोन एज रेजोनेंस कर्व। और अगर हम एक्सपेरिमेंटली वो ग्राफ बनाए, देखो, टेकिंग फ्रीक्वेंसी अलोंग एक्स एक्सिस, करंट अलोंग वाई एक्सिस, तो वो जो ग्राफ होगा रफली बेटा उस ग्राफ की शेप ऐसे आती है। हर एक फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, लेकिन एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जिसपे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, और यही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यही वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें एक्सएल एक्सिस से बड़ा है। बाकी दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज होंगी जब करंट की वैल्यू सेम आएगी, मतलब जैसे यहाँ पर ये कोई फ्रीक्वेंसी है, ये भी फ्रीक्वेंसी है, करंट की वैल्यू सेम है, क्योंकि दो ऐसी फ्रीक्वेंसीज होंगी जिनके लिए ये स्क्वायर सेम आएगा। अगर एक्सएल 10 है, एक्सी 5 है, तब भी ये स्क्वायर उतना आएगा जितना ये 5 और ये 10 होने से आता है, राइट। लेकिन सिर्फ एक ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और अगर हम ग्राफ बनाते हैं बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड इंपीडेंस, फ्रीक्वेंसी और इंपीडेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे, तो वो ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका बिल्कुल उल्टा।
क्योंकि क्या लिखा था स्टेटमेंट देखना, ये पढ़ना बेटा अच्छे से इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपको बड़े सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ मैंने क्या बोला था, करंट मैक्सिमम है, इम्पीडेंस मिनिमम है, तो इम्पीडेंस और करंट एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओम्स लॉ तो है ही ना वैलिड। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जो आपने स्टेटमेंट्स पहले लिखी, ये उन्हीं का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होती है और इम्पीडेंस मिनिमम होता है। ये आई की वैल्यू जो है ये मैक्सिमम है, और ये करंट की वैल्यू जो है, ये इम्पीडेंस की वैल्यू जो है वो मिनिमम है। अब इसी में जब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ग्राफ बनाएंगे, या ऐसे करें, हम रेजिस्टेंस चेंज करें, ये बना लिया ना आपने। अगर हम बेटा सर्किट में रेजिस्टेंस चेंज कर लें, ये रेजोनेंस कर्व जो है, इसको क्या बोलना, रेजोनेंस कर्व, इट इज ग्राफ बिटवीन करंट एंड फ्रीक्वेंसी। अगर फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंसेस मैंने करंट और टाइम नहीं, फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बनाया है, ये रेजिस्टेंस है R1, ये रेजिस्टेंस है R2 और ये रेजिस्टेंस है R3। L और C को मैंने चेंज नहीं किया, L and C are kept constant, only R is changed। सिर्फ R जो है उसको हम चेंज करें। तो आप ये ग्राफ्स तीन देख के बताओ, तीन कर्व्स देख के बताओ कि सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है और सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा। आपको बेटा ये दिख रहा है कि जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, अपनी अपनी कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो सारी फ्रीक्वेंसीज के लिए सेम है, वो सारे कर्व्स के लिए सेम है। मतलब इस कर्व का मैक्सिमम उसी फ्रीक्वेंसी पे है, इस कर्व का मैक्सिमम भी उसी फ्रीक्वेंसी पे, और इसका मैक्सिमम भी उसी फ्रीक्वेंसी पे। वो इसलिए क्योंकि एल और सी सेम है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो एल और सी पे डिपेंड करती है। सिर्फ आर को हमने चेंज किया, और जब हम सिर्फ आर को चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जितना बढ़ाएंगे करंट उतनी कम होगी, राइट। इसका मतलब सबसे कम रेजिस्टेंस है R1, उससे ज्यादा है R2, और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है R3। यहाँ बेटा एक टर्म और आपको बतानी है, उसे बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर से बेसिकली ये पता चलता है अबाउट द दिस शार्पनेस ऑफ दिस कर्व। शार्पनेस क्या होती है, देखो ये वाला कर्व थोड़ा फ्लैट है, ये थोड़ा सा लेस, एंड दिस इज मोर, लाइक ऐसे भी हो सकता है। देखो कर्व की बेसिक नेचर यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे एक जैसे, ये भी बन सकता है कर्व, ये ऐसा भी हो सकता है कर्व, और कभी ऐसा भी बनेगा। वो एल और सी की वैल्यूज पे डिपेंड करता है। इनफैक्ट वो आर, एल और सी तीनों की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है कि कर्व का शार्पनेस कैसा होगा, और उसी शार्पनेस को हम एक्सप्रेस करते हैं। बेसिक नेचर सभी ग्राफ्स की एक जैसी होगी। दैट शार्पनेस इज एक्सप्रेस्ड बाय ए फिजिकल क्वांटिटी which is called as quality factor. And how we define this quality factor, again this is important term, it is the ratio of voltage across L or C at resonance divided by voltage across R. एट रेजोनेंस क्यों मैंने लिखा वोल्टेज अक्रॉस एल और सी, क्योंकि रेजोनेंस जब होता है तो एल और सी के अक्रॉस सेम वोल्टेज होती है। बिकॉज देखो वोल्टेज अक्रॉस एल इज आई एक्स एल, वोल्टेज अक्रॉस सी इज आई इंटू एक्स सी। अब जब रेजोनेंस होगा तब तो एक्सएल एक्सी बराबर है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर है तो वीएल और वीसी बराबर हुए। ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट इज इक्वल टू वी एल बाय आर। आप वीसी बाय आर करके देखना, वीएल हो गया आई,
क्योंकि हमारे पास कौन सा सर्किट है, वी एल इज, हमारे पास ये रेजिस्ट एलसीआर सर्किट है, वी एल हो गया आई इंटू एक्सएल। सीरीज एलसीआर सर्किट में करंट सेम होती है आई इंटू आर, आई और आई कैंसिल हो जाएगा, क्वालिटी फैक्टर क्या हो गया, ओमेगा एल बाय आर। बट व्हाट इज ओमेगा, अभी आपको बताया था, बट ओमेगा इज इक्वल टू 1 by root LC, therefore Q equals to 1 by root LC into L by R. Which means that this Q is equal to 1 by R. ये L है, ये रूट L है, तो ऐसे लिख दो, ठीक है नहीं, इट इज लाइक x ओवर रूट x, तो ये तो डिनोमिनेटर में ये c रहेगा, L by root L will be root L, तो Q आ गया 1 by R into root of L by C। ठीक है बेटा, ये जो क्वालिटी फैक्टर है देखें, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि दिस डिपेंड्स ऑन ऑल द थ्री थिंग्स, आर पे भी, एल पे भी और सी पे भी। Quality factor depends on R, L and C. ठीक है, दिस इज अबाउट द सीरीज एलसीआर सर्किट, जिसमें करंट मैक्सिमम कब होती है, जब एक्सएल और एक्सी बराबर होता है। ब्रीफली वी विल आल्सो डिस्कस द पैरेलल एलसी सर्किट, लिख लूंगा। जिसमें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को हम पैरेलल में लगाएंगे, यहाँ कुछ डिफरेंट एनालिसिस होगा, देखना। आज तो डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे, एटलीस्ट हमें कंक्लूजन याद रखना है इसका, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, तो फिर हम कभी उस टाइम चैलेंज नहीं कर सकते कि हमने ये वाला सर्किट नहीं पढ़ा है या ये सिलेबस में नहीं है। तो एल और सी तो है ये, ठीक है। जब पैरेलल में लगाते हैं, आप सबको पता है बेटा, पैरेलल में करंट का डिवीजन होगा। अगर यहाँ से आई करंट आ गई है, आई एल इधर और आई सी इधर, जो ईएमएफ अप्लाई की है वो क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर टोटल करंट आई फ्लो कर रही है, then this I will be equal to IL plus IC। कैसे, पैरेलल है, टोटल करंट विल बी, आधी तो चली, आधी नहीं मतलब वो डिपेंड करता है एक्सएल और एक्ससी पे, वो डिपेंड करता है। ये जो करंट है ऐसे लिखने में आई ही लिखा हुआ है, दिस इज एक्चुअली वेरिएबल करंट, क्योंकि हमारे पास साइन ये जो है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट होगी। अब रिप्रेजेंट आई से ही करते हैं, I equals to IL plus IC। Now tell me what should be IL, कौन लॉजिक लगाएगा, ओम्स लॉ से IL is equal to E0 by XL। ये तो हो गया, I नॉट नहीं फाइंड करना ना, इनटू देखो साइन ओमेगा टी था यहाँ, आपको पता है बेटा किसी भी इंडक्टर में जो ईएमएफ होती है दैट लीड्स करंट बाय 90 डिग्री, दैट मींस करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय 90 डिग्री, एक ही बात है। तो आई विल राइट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। ये पता चला इसका मतलब क्या है। अब यहाँ साइन ओमेगा टी नहीं लिख लेना सीधा, इसी चीज का तो ध्यान रखना है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट फेजर्स।
and what will be IC? Tell me. E naught by XC, कैपेसिटर में कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इनटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि कैपेसिटर में करंट लीड्स EMF by पाई बाय 2. इट मीन्स IL is equal to E0 by XL sin ओमेगा टी माइनस 90 क्या हुआ? माइनस कॉस ओमेगा टी. और ये वैसे भी था इंडक्टिव सर्किट में, ये माइनस कॉस ही आया था, उसको हमने ये बनाया था कंपेयर करने के लिए. एंड व्हाट अबाउट दिस IC? E naught by XC into cos of ओमेगा टी. ये माइनस में इधर लिख लेते हैं. Therefore I कितना हो गया? इस वाले एक्सप्रेशन में डाल दो वैल्यूज. Therefore I equals to IL plus IC है ना. I equal to E naught cos ओमेगा टी 1 by XC minus 1 by XL. मैंने पहले ये लिखे है बात. अब यहां देखो, when XL is equal to XC, what will be I? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. ये मेन कंक्लूजन है बेटा. एक तो फेज डिफरेंस वाला इक्वेशन लिखना आपको आना चाहिए. दूसरा मेन ये है कि जब सीरीज रेजोनेंस सर्किट है, जब सीरीज LCR सर्किट है, अब यहाँ R नहीं बनाया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी उसके कारण फेज डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है. और रेजिस्टेंस हमेशा होता भी है. ऐसा नहीं है कि हम रेजिस्टेंस बनाएंगे तभी रेजिस्टेंस होगा. ये वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है ही है सर्किट में, बट उसका रेजोनेंस कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो जो सीरीज में सर्किट लगाया था उसमें क्या देखा हमने कि जब XL और XC बराबर हैं तो करंट मैक्सिमम है. यहां जब XL और XC बराबर हैं तो करंट मिनिमम नहीं बोलेंगे, जीरो है ही नहीं. मतलब मिनिमम का मतलब होता है कम फ्लो कर रही है, जीरो का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं करेगी. तो जब XL और XC बराबर हैं तब करंट जीरो भी हो सकती है, हमेशा मैक्सिमम नहीं बोलना. सो इन पैरेलल रेजोनेंस सर्किट या इन पैरेलल LC circuit, the current is zero at resonance. जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो करंट जीरो होगी. उसके बाद बेटा एक एक्सप्रेशन आपको और बताऊंगा, then tomorrow we'll derive that expression also. This is the expression for the average power in an LCR circuit. पहले अगर हम जनरल बात करें, if phi is the phase difference, मैं डेरिवेशन कराऊंगा कल आपको, between EMF and current in a series LCR circuit. अगर phi है
फेज डिफरेंस ईएमएफ और करंट के बीच में सीरीज एलसीआर सर्किट में, देन द एवरेज पावर P इक्वल्स टू EI cos phi। आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो बेटा, जब हम डीसी सर्किट्स की बात करते हैं तो पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो यहाँ वोल्टेज करंट के साथ cos phi भी आ गया। phi आपको मैंने बोला क्या है, फेज डिफरेंस है, लेकिन जो cos phi है, cos phi को बोलते हैं पावर फैक्टर। और ये कितना होगा वो डिपेंड करता है सर्किट की टाइप पे, किस तरह का सर्किट है उस पर डिपेंड करता है। P इक्वल टू EI cos phi। जैसे अगर सीरीज एलसीआर सर्किट की बात करें, जैसे कल हम बना रहे थे, ये है हमारे पास XL माइनस XC, ये R है, ये Z है और ये phi है। तो cos phi कितना होगा, R अपॉन Z, है ना। सो दैट वुड बी इक्वल टू R ओवर रूट ऑफ Z कितना है, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। यहां पुट करके हम P निकाल सकते हैं। अगर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होगा, इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट phi कितना होता है, phi 0 होगा। अगर phi का वैल्यू 0 है तो P आपका आ जाएगा इन ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट phi इक्वल टू 0। और जब phi 0 होगा तो P विल बी इक्वल टू EI। ये मैक्सिमम वैल्यू है बेटा पावर की। तो किसी रेजिस्टिव सर्किट में मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होता है। लेकिन अगर इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट होगा, इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट phi या तो +90 या -90 होता है। प्लस माइनस π/2 होगा, तो इसलिए cos phi जो है वो 0 होता है। जब cos phi ही 0 आएगा तो पावर भी 0 आ जाएगी। यहाँ एक डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, cos phi 0 आने का मतलब क्या हुआ, या cos phi के 0 होने के कारण पावर 0 होने का क्या मतलब हुआ, कि जब भी किसी प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट में करंट फ्लो करेगी, ऑल्टरनेटिंग करंट, there will be no power consumption whenever current flows through a purely inductive or capacitive circuit, then there is no power consumption. ऐसी करंट को जिसके कारण कोई पावर कंजम्पशन नहीं होती, उस करंट को आप लिख देना, सच ए करंट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। सच ए करंट इज कॉल्ड एज वॉटलेस करंट। ठीक है, तो टुमारो विल डू द डेरिवेशन फॉर दिस एवरेज पावर, और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप देखो, वो वाले क्वेश्चंस भी हम करके डे आफ्टर टुमारो इट विल बी ओवर विद ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपका फर्स्ट टर्म विल बी ओवर बाय सैटरडे।